बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम 1 बाय 1 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि जिन लोगों ने मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर तमाम अच्छी तरह कम्प्लीटली वॉच किए हैं उनको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर जो न्यू पीपल हैं उनको पीछे लेक्चर नहीं लिए, वो कंफ्यूज हैं कि पता नहीं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि जिन लोगों ने पहले लेक्चर देखे हुए हैं उनके रिवाइज हो जाएंगे और जो न्यू मेंबर हैं इंशाल्लाह उनको भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जी पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बात करता है, कहता है कि आप हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती हैं वो बताओ, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि वो क्या होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक ऐसी मोशन होती है जो 2 and 4 मोशन होती है और पीरियाडिक मोशन होती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यानी 2 and 4 मोशन का मतलब क्या है? 2 and 4 मोशन का मतलब ये है कि वो मेन पोजीशन से आगे पीछे मूव करती है। मान लीजिए कि ये पेंडुलम है हमारा, ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये उसकी मेन पोजीशन है, वो आगे पीछे मूव करता है। ये हमारे पास कौन सी मोशन होती है? 2 and 4 मोशन होती है। पीरियाडिक मोशन कौन सी होती है? पीरियोडिक मोशन हमारे पास वो होती है जिसे लम्हाती मोशन कहते हैं, एक लम्हे के लिए होती है। यानी एक लम्हे के लिए इधर, एक लम्हे के लिए इधर, ये हमारे पास कौन सी होती है? पीरियाडिक मोशन होती है। तो हमने सीख लिया कि 2 and 4 मोशन एंड पीरियाडिक मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक बताएं कि उसकी क्या खसूसियात हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। तो हमने देखा कि जब आपने यहाँ पर आपकी बॉडी पड़ी हुई थी, आपने उस पर फोर्स अप्लाई की। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी डिस्प्लेस करेगी, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, जब आपने फोर्स अप्लाई की। अब क्या होगा कि जब आप इस बॉडी को यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पर ला के छोड़ेंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करेगी। ठीक है, आपने उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लाया, फिर छोड़ दिया, बॉडी वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ गई, तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब बॉडी यहाँ मेन पोजीशन पर तो पहुंच गई, लेकिन वो आगे भी मूव करना चाहती है, तो यहाँ पर रुकेगी तो नहीं ना, आगे मूव करेगी। तो इसका मतलब है जब आपकी बॉडी यहाँ पर पहुंचेगी तो किसकी वजह से पहुंचेगी? इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही है तो ये देखें, मान लीजिए कि ये हमारे पास पेंडुलम है। जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की तो आपने देखा कि ये आगे मूव कर गया। ठीक है, तो देखें कि मैं अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है ना, ये इसकी मेन पोजीशन है जहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई की। तो मेन पोजीशन की तरफ क्यों आता है? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है। और मेन पोजीशन से फिर आगे भी मूव करके जा रही है, ये देखिए ऐसे। तो ये किसकी वजह से है? इनर्शिया की वजह से है। बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, अब इसकी जो है ना, कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हमने देख लिया कि एक तो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, दूसरी हमने ये देखा कि आपकी जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगी। यानी आपके जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई की तो इसमें क्या हो गया? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसके होगा? डिस्प्लेसमेंट के होगा। ठीक है, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो बॉडी डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, अब बॉडी यहाँ पर आके रुक तो नहीं ना जाएगी, वो क्या करेगी? अपनी मेन पोजीशन की तरफ भी मूव करेगी। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पर फिर डिस्प्लेसमेंट करेगी, फिर अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। यानी यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देते होते हैं। इसका नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि बॉडी क्या करती है? डिस्प्लेस तो करती है। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिस्प्लेसमेंट के होता है डायरेक्ट टुवर्ड द मेन पोजीशन। ठीक है, क्या होता है? डायरेक्ट टुवर्ड द मेन पोजीशन। नेगेटिव इसलिए लगाते हैं क्योंकि बॉडी आपकी यहाँ से डिस्प्लेस कर गई, फिर वापस आ गई, फिर यहाँ से मूव कर गई, फिर वापस आ गई।
यानी यहाँ से मूव कर गया ये पॉजिटिव, फिर मेन पोजीशन की तरफ आई, यहाँ से भी, तो हम नेगेटिव साइन लगा देते होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है डायरेक्ट टुवर्ड द मेन पोजीशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी 2-3 जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात आती है, कहता है कि डज एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिपेंड एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि आपके पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, यानी कोई भी आपके पास बॉडी हो जो हार्मोनिक मोशन की वजह से क्या कर रही है, हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी किस पर, उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी? तो हम देखते हैं करेगी या नहीं करेगी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर आप बात करें सिंपल पेंडुलम की, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का कुछ फार्मूला यूं होता है कि आपके पास 1/2 पाई होता है और यहाँ पर आपके पास G/L होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का भी फार्मूला पढ़ा हुआ है कि उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 पाई, वो हमारे पास होता है K/M। तो हमने दोनों केसेस में देखा, यहाँ पर भी देखा तो यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड तो नजर ही नहीं आया, एम्पलीट्यूड का तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ पर डिपेंड करती है, जी आपके पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी मास पर डिपेंड करती है कि आपका कांस्टेंट है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो हमने देखा कि आपकी जो बॉडी है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। अब एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि जब आपने बॉडी को यहाँ से लेकर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो बॉडी ने ओसिलेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो ओसिलेट बॉडी करती है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। आप यहाँ से ला के छोड़ें, यहाँ से ला के छोड़ें, जहाँ से ला के मर्जी छोड़ें इस पेंडुलम को, इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगी। ये नहीं देखेगी कि आपकी ओसिलेशन मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ये किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करेगी, ये वाली लेंथ पर। स्प्रिंग की बात की जाए तो वो भी मास पर डिपेंड करेगा, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। आप उसको यहाँ से लाकर छोड़ दें या यहाँ से लाकर छोड़ दें, वो ये नहीं डिपेंड करेगा कि उसकी ओसिलेशन मैक्सिमम है या मिनिमम है, बेसिकली ओसिलेशन ही आपका एम्पलीट्यूड होता है। और हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी दोनों केस में ना ही तो वो आपकी इस पर एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है ना इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे हमारे पास 7.3 क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, तो क्या हम रियलाइज कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम को? तो वी कैन नॉट रियलाइज द सिंपल पेंडुलम बिकॉज, क्योंकि जो हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, इसकी 2-3 शराइत हैं, वो कौन सी हैं? हमने देखा कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इसमें जो मास अटैच है वो हमारे पास मासलेस अटैच है, मास जो हमारे पास इसकी लेंथ है वो हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या इनएक्सटेंसिबल लेंथ है। ठीक है, टी उसकी टेंशन है, यानी ना ही तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है, ना ही उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, यानी उसकी लेंथ यानी उसमें लचक नहीं है। दूसरी बात है ये हमारे पास एक पॉइंट मास है, मासलेस मास है ये हमारे पास। दूसरी बात है ये हमारे पास जो फिक्स स्पोर्ट है जिसके साथ अटैचड है, इसमें भी आपके पास कोई इसमें क्या है, कोई इनएक्सटेंसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको रियलाइज नहीं कर सकते। क्यों रियलाइज नहीं कर सकते? क्योंकि अगर ये तमाम इसमें शराइत हों, आप ये भी कह दें कि ना इस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है ना रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, जब आप ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई इस पर आप एक्ट कर देंगे तो ये तो आपका सिलसिला रुकेगा ही नहीं। जब आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, बॉडी ऐसे 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 मूव करती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम को रियलाइज नहीं कर सकते, ये हकीकत में नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। कहता है कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, तो जो ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा एक टाइम पीरियड में वो किसके बराबर होगा। ठीक है, बात तो ये है। तो हमने देखा कि आप जहां से मर्जी शुरू कर लें, ये आपका क्या है, ये आपका पेंडुलम है, आप एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर लें, मीन से शुरू कर लें, नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू कर लें, तो क्या देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि जब आपने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहाँ से आप बॉडी को छोड़ते हैं, ये ऐसे मूव करके गई, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ए हो गया, फिर यहाँ से यहाँ मूव करके गई, ये हमारे पास क्या आ गया, एक और ए हो गया, फिर यहाँ से पीछे मूव करेगी, एक ए और हो जाएगा,
फिर यहाँ से मूव करेगी, एक और होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने अपना एक ओसिलेट मुकम्मल की, एक टाइम पीरियड मुकम्मल किया, एक चक्कर मुकम्मल किया। तो हमने देखा हमारे पास 1 2 3 4, इसका मतलब जो इसका टोटल टाइम पीरियड है वो किसके बराबर होगा, 4a के बराबर होगा। ठीक है, आप यहाँ से शुरू कर लें तब भी 4 बनेगा, यहाँ से जहाँ से मर्जी शुरू कर लें, तो जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 4a के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारे पास जी क्या है जी, अब हमारे पास 7.5 क्वेश्चंस में क्या होगा, कहता है कि व्हाट हैपेंड, क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का इफ लेंथ डबल, अगर आप उसकी लेंथ डबल कर दें और मास डबल कर दें तो सिंपल पेंडुलम पर क्या असर होगा। तो हम बारी बारी देखते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, तो जो आपका टाइम पीरियड होता है वो आपके पास होता है 2 पाई आपका L/G। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T होती है, ये इसके उल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, सबसे पहले इसकी शर्त कहता है कि जब उसकी लेंथ डबल होगी तो क्या होगा। तो हमने देखा कि आपके पास T आ गया, 2 पाई आ गया, यहाँ पर आप लेंथ की जगह क्या पुट कर दें, 2L पुट कर दें। ठीक है, हमने 2L पुट कर दिया, नीचे G आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास T है, अब हम 2 को बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर निकाल लें, अगर 2 की 2 होता तो ये ऊपर कैंसिल हो जाता, अब अकेला 2 है तो ये हमारे पास 2 बच जाएगा, और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा, और फिर हमारे पास क्या बचेगा, L/G ही बचेगा। ठीक है, स्मॉल m इसको लिख लें, कोई बात नहीं, स्मॉल लिखना है तो स्मॉल लिख लें। ठीक है, ये हमारे पास L डैश हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास T टाइम पीरियड आ गया, ये हमारे पास 2 पाई L/G किसके बराबर है, T के बराबर है, ये हमारे पास 2 का रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास T आ जाएगा। तो हमने देखा कि जब आपका लेंथ डबल होगी तो आपका टाइम पीरियड इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो इंक्रीज कर जाती है, जैसे आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाता है, इसी तरह टाइम हमारे पास 2 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात की जाती है, कहता है कि तब क्या होगा जब आप मास डबल करेंगे। तो हमने देखा कि टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला ये वाला है, इसमें तो मास का चक्कर ही नहीं है, यहाँ पर तो मास हमारे पास है ही नहीं, तो मास आप डबल करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी, जैसे का जैसे आपका पहला टाइम पीरियड है यूं का तू ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके क्या कहता है, कहता है डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कांस्टेंट आर जीरो, क्या आपके पास अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। तो हम देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे पास 2 शेप बनी हुई है, एक हमारे पास पेंडुलम की है, एक हमारे पास स्प्रिंग की है। तो हमने देखना है कि क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है या नहीं होता। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने देखा कि ये हमारे पास एक मास अटैचिंग सिस्टम है, ये हमारे पास मास है, ये हमारे पास स्प्रिंग है। जब आप इस स्प्रिंग को एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आप एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे तो हमारे पास इसकी क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जब आपने फोर्स अप्लाई की वो क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। जब आप उसको छोड़ेंगे वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मेन पोजीशन पर की तरफ आ जाएगा, जब वो यहाँ मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है, देखिए ना मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं चल के थोड़ा सा आगे मूव करके जाऊं तो मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन मैं चल के फिर अपनी वापस इसी पोजीशन मेन पोजीशन पर आ जाऊं तो मेन पोजीशन पर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है, तो इसी तरह जब आपका यहाँ पर आ जाएगा मेन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं, आगे भी मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, इनर्शिया की वजह से,
तो जब ये नेगेटिव मूव करेगा तो तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना। तो इसका मतलब मेन पोजीशन पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट उस वक्त होता है जब यहाँ पर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती, यहाँ पर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती, यहाँ पर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती, यहाँ पर भी 10 होता, यहाँ पर भी 10 होता और यहाँ पर भी 10 होता, तब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट बात क्या करता है, कहता है कि 0, तो 0 कब होगा, आपने देख लिया इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है, कहता है कि आप बताएं फेज एंगल क्या होता है, ठीक है। डज इट डिफाइंड एंगल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। पहले तो वो बात करता है कि आप बताएं फेज एंगल क्या होता है, दूसरी बात वो ये करता है, क्या कहता है कि हम इस एंगल की ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एंगल होता है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि हमारा फेज एंगल क्या है। तो हमने फेज एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी। फेज एंगल हमें क्या बताता है, ये हमें किसी भी बॉडी की, किसी भी जिस्म की, किसी भी वेव की डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। वो कैसे, मान लिया कि ये हमारे पास एक सर्कल है जी, ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, मान लीजिए इसके साथ कोई ना कोई मास है। तो क्या कर रही है कि ये हमने देखा कि जब ये बॉडी यहाँ पर होगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका एंगल क्या होगा जी, 0 होगा। जब यहाँ पर आएगी तो 90 होगा या π/2 होगा। जब यहाँ पर आएगी तो आपका एंगल पाई होगा या 180 होगा। जब यहाँ पर आएगी तो इसका एंगल क्या होगा, 270 होगा या 3π2 होगा। यहाँ पर आएगी तो फिर इसका एंगल क्या बनेगा, 2π बनेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमने फेज का क्या कहा था कि आपको एंगल और इसके डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट तो देख लिया ना, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एंगल 90, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर किया एंगल 180, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो इसका एंगल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात कैसे की जाए, हमने देखा कि यहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पर 90 के एंगल पर उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। जब यहाँ पर आएंगे उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, यहाँ पर आएंगे उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, यहाँ पर आएंगे उसकी डायरेक्शन कोई और होगी। तो हमने देख लिया कि फेज एंगल आपका क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को बताता है। तो हमने देख लिया कि कोई भी आपके पास एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो वो अपना डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। वो हमारे पास क्या आता है, फेज एंगल होता है, ठीक है। अब क्या कहता था कि आप जो इस फेज एंगल है इसकी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान एंगल है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान एंगल है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये आपके पास एंगल होता है रेफरेंस लाइन से और रोटेटिंग लाइन से, ठीक है। ये आपके पास रेफरेंस लाइन है और ये आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास क्या है, एक रोटेटिंग बॉडी है। यानी यहाँ से आपने शुरू किया, ये आपकी रेफरेंस लाइन है और यहाँ पर 90 के एंगल पर पहुँच गया, उसने सम सर्टेन एंगल बनाया। तो ये क्या होता है कि ये रेफरेंस लाइन और रोटेटिंग वेक्टर के दरमियान एक एंगल होता है। ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, जब वो यहाँ पर आएगा तो इसका एंगल 180 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो इसका एंगल 270 हो जाएगा, यहाँ पर एंगल आएगा तो इसका एंगल 360 हो जाएगा। यानी इस रेफरेंस लाइन से जो हमारा एंगल है वो क्या करेगा, रोटेट करता हुआ जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से पहुँच गया। तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल होता है रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन से आपका रोटेटिंग बॉडी के दरमियान एक एंगल होता है, ठीक है। अब ये भी बात ध्यान में रखनी है कि एक हमारे पास फेज एंगल था, एक फेज कांस्टेंट है। तो फेज कांस्टेंट मैंने बताया था कि फेज कांस्टेंट हमारे पास फाई एक ऐसा एंगल है कि जब आपकी बॉडी पहले ही कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किए हुए होती है, पहले ही उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट स्विप किया होता है, वो हमारे पास कौन सा एंगल होता है, वो हमारे पास फेज एंगल होता है। तो अपने फेज कांस्टेंट और फेज एंगल को मिक्स अप नहीं करना। फेज एंगल आपका क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है, फेज कांस्टेंट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 7 क्वेश्चन। अगर आपको किसी किस्म की भी आपको कंप्लेन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।